नमस्कार। आज हम भारत के विभाजन के इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोल रहे हैं जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। हाँ, मतलब उन मुस्लिम आवाज़ों और समूहों की कहानी जिन्होंने पाकिस्तान के विचार का खुलकर विरोध किया था। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास शमशुल इस्लाम की किताब है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन। उसकी एक समीक्षा है जो इस पर काफी रोशनी डालती है। सही। तो आज का मकसद है उन तर्कों को, उन संगठनों को समझना जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के भीतर से विभाजन का विरोध किया। ये उस आम कहानी से काफी अलग है कि भाई मुस्लिम लीग और दो राष्ट्र सिद्धांत को सभी मुसलमानों का साथ हासिल था। बिल्कुल, और ये नज़रिया समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये विभाजन के इतिहास को सिर्फ हिंदू मुस्लिम संघर्ष की तरह देखने से आगे ले जाता है। हाँ, समीक्षा ये साफ करती है कि ये किताब इसी सोच को चुनौती देती है कि सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो जरा ऐसे खोलते हैं। ये कौन लोग थे जिन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत को चुनौती दी और उनके मुख्य तर्क क्या थे? क्या वो सिर्फ विरोध कर रहे थे या कोई और रास्ता भी सुझा रहे थे? देखिए, समीक्षा में कई अहम नाम और संगठन सामने आते हैं, जैसे जमीयत उलमाए हिंद। हाँ, उलेमाओं का संगठन। जी, काफी प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु और विद्वान थे इसमें। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े नेता। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। और देवबंदी विचारधारा के उलेमा भी इसमें शामिल थे। अब इनकी विरोध के कारण देखिए। पहला, उनका भारत की जो मिलीजुली संस्कृति है, जो सह अस्तित्व है, उसमें गहरा यकीन था। अच्छा। उन्हें लगता था कि इस्लाम और मुसलमानों का भविष्य एक तरह से भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में ज्यादा सुरक्षित है, न कि एक अलग देश में। और दूसरा, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो धर्म के आधार पर देश बनाने के विचार के ही खिलाफ थे। अच्छा। का तर्क था कि इस्लाम राष्ट्रीयता का आधार नहीं हो सकता। मतलब साझा वतन, साझी संस्कृति ज्यादा अहम है। बिल्कुल, यही उनका तर्क था। एक और दिलचस्प बात ये थी कि उनका मानना था कि बंटवारा असल में मुसलमानों को ही कमजोर करेगा। कैसे? उन्हें अल्पसंख्यक बना देगा उन इलाकों में जहां उनकी ताकत थी, और जहां वो पहले से कमजोर थे वहां और असुरक्षित हो जाएंगे। ये एक अलग ही नजरिया है। और किताब में समीक्षा में एक और परत का जिक्र है। हाँ, वो ये कि मुस्लिम लीग का समर्थन ज्यादातर शहरी, पढ़े लिखे और शायद जमींदार तबके तक ही सीमित था। अच्छा। जबकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी जैसे किसान, कारीगर, मजदूर वर्ग, वो या तो कांग्रेस के साथ थी या फिर दूसरे राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़ी थी। हाँ, या क्षेत्रीय आंदोलन थे उनसे। तो ये कहना शायद गलत न हो कि विभाजन का समर्थन कुछ हद तक वर्ग आधारित भी था। तो समीक्षा के मुताबिक लेखक ने ये सब बातें किस आधार पर कही हैं? क्या तरीका अपनाया गया है? समीक्षा बताती है कि लेखक ने काफी गहरी रिसर्च की है। ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, भाषण हैं, लोगों की अपनी लिखी बातें, संस्मरण हैं, इन सब का इस्तेमाल किया है। तो ठोस सबूतों पर आधारित है। हाँ, भाषा भी भावनात्मक कम और विश्लेषण वाली ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे लेखक तथ्यों के जरिए उस कहानी को चुनौती देते हैं जो आमतौर पर हमें सुनाई जाती है। लेकिन हर नजरिए की तरह इस किताब की भी कुछ सीमाएं होंगी। समीक्षा में कुछ जिक्र है इसका? हाँ, समीक्षा में ये बात उठाई गई है, जैसे कि शायद लेखक का झुकाव थोड़ा भारतीय राष्ट्रवादी नजरिए की तरफ है। अच्छा। और जो पाकिस्तान समर्थक विचार थे या जो लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, उनके नजरिए का विश्लेषण शायद उतना गहरा नहीं है। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो समीक्षा में कहा गया है। ठीक है, ये स्पष्ट करना जरूरी है। गहरी असहमति को समझना ये विभाजन की कहानी को कई ज्यादा जटिल बना देता है। सही बात है। ये दिखाता है कि उस समय मुस्लिम समाज में कितने अलग अलग राजनीतिक विचार थे, कितनी विविधता थी। और समीक्षा इस दुखद सच्चाई पर भी जोर देती है कि विभाजन की सबसे भारी कीमत, चाहे वो हिंसा हो, विस्थापन हो या असुरक्षा का माहौल, वो उपमहाद्वीप के आम मुसलमानों को ही चुकानी पड़े। तो कुल मिलाके लब्बुल-लुबाब ये है कि विभाजन कोई सीधी रेखा में होने वाली घटना नहीं थी, बहुत पेचीदा मामला था। बिल्कुल। और इसमें मुसलमानों की एक बड़ी प्रभावशाली तादाद ऐसी थी जिसने ना सिर्फ इसका विरोध किया, बल्कि वो एक अविभाजित सेक्युलर भारत में अपना भविष्य देख रहे थे। हाँ, इतिहास को जब हम और खंगालते हैं तो ये सच्चाई सामने आती है। तो फिर यहाँ से एक सवाल मन में आता है, हम्म जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं कि अगर हम विभाजन के प्रति इस व्यापक मुस्लिम विरोध को, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लें, तो आज दक्षिण एशिया में 1947 की विरासत पर जो भी बातचीत होती है वो कैसे बदल सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इसका असर आज की बहसों पर क्या पड़ सकता है,
ये एक अहम सवाल।